एक बहुत ही लोकप्रिय कहावत है दोस्तों कि जिस वक्त आपको सबसे ज़्यादा डर लग रहा हो किसी काम को करने में, किसी फैसले को लेने में, वही वक्त सबसे सही वक्त होता है उस काम को कर जाने का, उस फैसले पर अमल करने का। वरना आप सही वक्त का इंतज़ार करते रह जाएंगे और कभी भी वो काम नहीं कर पाएंगे, वो फैसला नहीं ले पाएंगे। साचपास का सफ़र भी हमारे लिए कुछ ऐसा ही रहा, क्योंकि आखिर के 2-3 किलोमीटर के रास्ते ने सच में हमारी हिम्मत और हमारी दृढ़ निश्चय की कठिन परीक्षा ली। और उस पल में अगर हम अपने डर पर काबू नहीं पाते तो शायद ये खूबसूरत मंजर हम कभी देख ही नहीं पाते। लेकिन हम दोनों ने खुद पर विश्वास रखा और साचपास पहुंचकर अपने डर पर जीत हासिल की। और हमारा यकीन मानिए दोस्तों, हमने आज तक जब जब ऐसा किया है, इसके बदले में इस जिंदगी ने हमें तब तब बेहतरीन तोहफों से नवाजा है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, आज का एपिसोड है भाग 2 हमारे साचपास के इस सफ़र का, जिसमें हम आप सभी के साथ साचपास से हमारे वापसी का अनुभव साझा करेंगे। अगर आपने हमारे इस सफ़र का पहला भाग नहीं देखा तो उसे पहले ज़रूर देखिएगा। साचपास दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ के अचानक बदल जाने वाले मौसम के कारण ये जगह उतनी ही खतरनाक भी है, क्योंकि कई बार लोग यहाँ पर अचानक मौसम बदल जाने के कारण फंसे भी हैं। और हमारे पहुँचने के थोड़ा देर बाद ही यहाँ का मौसम ख़राब होने लगा था। नीचे जाने का हमारा मन तो नहीं था, लेकिन मौसम की हालत को देखकर हमने थोड़ा जल्दी यहाँ से वापस जाने का फैसला किया। सच में दोस्तों, अपने सपनों को हकीकत में बदलता देखना भी एक बहुत भावुक और खूबसूरत पल होता है। ये बात मैंने अपने भाई राहुल को भी नहीं बताई, और आप लोग भी मेरी इस बात को सुनकर हंसेंगे कि साचपास से वापस लौटते हुए ना जाने मुझे क्या हुआ कि काफ़ी देर मैंने रोते हुए बाइक को राइड किया। मैं वैसे इतनी आसानी से रोता नहीं हूँ, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों कि मेरी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू बह रहे थे। और अच्छा हुआ इस दौरान मुझे कहीं रुककर हेलमेट नहीं खोलना पड़ा, क्योंकि अगर मेरा भाई मुझे रोते हुए इस हालत में देख लेता तो हंस के पागल ही हो जाता। यकीनन दोस्तों, ये खुशी के आंसू थे और मैं बहुत ज़्यादा आज़ाद और हल्का महसूस कर रहा था। और मुझे पूरा यकीन है मेरा भाई भी अपनी बाइक पर कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा होगा। सच में दुनिया के इस झूठ फरेब, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी से दूर मैं और मेरा भाई और हमारा ये सफ़र, कोई पैसा इस भावना, इस अनुभव को नहीं खरीद सकता जो हम दोनों भाई इस सफ़र पर महसूस कर रहे थे। हमें यकीन ही नहीं होता कि वक्त कितनी जल्दी गुजर गया। एक वक्त था जब हम दोनों अपनी ड्रीम बाइक कॉन्टिनेंटल GT 650 को लेने का सपना देख रहे थे, जिसे हमने पिछले साल हासिल किया। और हमारा दूसरा सपना था कि ची गुवेरा जी की ज़िंदगी पर बनी फिल्म द मोटरसाइकिल डायरीज़ की तरह हम दोनों भी अपनी इस बाइक पर यात्राएं करेंगे और उनकी कहानियाँ आप सभी के साथ इस तरह बांटेंगे। और देख लीजिए, आज करीबन हमें 10 महीने हो चुके हैं हमारे YouTube चैनल के ज़रिए आप सभी के साथ इस तरह हमारी यात्राओं के अनुभवों को साझा करते हुए। हमारा यकीन मानिए दोस्तों, सपने सच होते हैं, आपको बस खुद पर यकीन रखना होगा। दोस्तों, अगर बैरागढ़ से साचपास तक के पूरे रूट की बात की जाए तो इस रूट का सबसे कठिन हिस्सा है जब आप इस पास से करीबन 2-3 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, जो सच में इस पूरे सफ़र का सबसे डरावना हिस्सा है। और अब हमें दोबारा से इस हिस्से को पार करना था और नीचे की तरफ जाना था। हम सच कहते हैं दोस्तों, ये रास्ता ज़्यादा डरावना नीचे की तरफ जाते हुए लगता है, क्योंकि अब आपको अपनी बाइक खाई वाली तरफ चलानी होती है। और हम जितना हो सके कोशिश कर रहे थे कि बाइक को रॉन्ग साइड में पहाड़ की तरफ चलाएं, क्योंकि रास्ता इतना फिसलन भरा था कि हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं खाई वाली तरफ को अगर बाइक फिसली तो हम सीधा नीचे ही जाएंगे। और ज़्यादा दिक्कत आपको तब होती है जब आपको बड़ी गाड़ियों को पास देना होता है इन रास्तों पर। लेकिन जब 2 भाई साथ हों तो डरने की क्या बात। हम दोनों ने बड़े आराम और सावधानी से अपनी बाइक्स को इन रास्तों से निकालते गए, और सच में वापसी में हम दोनों को इतना डर नहीं लगा जितना हमें ऊपर की तरफ जाते हुए लग रहा था। वो शायद इसलिए भी था कि जब एक बार आप किसी कठिनाई को पार कर लेते हैं तो वो कठिनाई आपको आसान लगने लगती है। और दूसरी चीज़ ये भी थी दोस्तों कि पूरे सफ़र में भगवान की कृपा से मौसम बहुत अच्छा रहा,
क्योंकि मौसम के खराब ना होने के कारण भी जो हालत इस रास्ते की थी, अगर मौसम खराब हो जाता तो ना जाने क्या होता। लेकिन सब कुछ अच्छा रहा। ये रास्ता वाकई में इंसान हो चाहे मशीन, सबकी बहुत कठिन परीक्षा लेता है, क्योंकि हमारी हालत तो इस रास्ते को पार करते हुए खराब हो ही रही थी। हमारे बाइक्स के लिए भी ये रास्ता आसान नहीं था। ये रास्ता सच में अच्छे अच्छे बाइक्स के अस्थिपिंजर ढीले कर दे। और कुछ ऐसा ही राहुल के हिमालयन के हैंडगार्ड के साथ भी हुआ, जो एक मोड़ पर जाकर ढीला होकर गिर गया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं पीछे से आ रहा था और मुझे वो गिरते हुए दिख गया। हमारी कॉन्टिनेंटल GT 650 का भी एक तरफ का इंजन नी गार्ड इस सफ़र के दौरान न जाने कहाँ गिर गया, जिसके बारे में हमें बाद में पता चला। अच्छा हुआ नट नुट सब मिल गया, कुछ नहीं और ओ मस्त बैग बंद नहीं गया। साच पास के इस कठिन हिस्से पर काफी देर धीरे चलने के बाद आखिरकार यह हिस्सा खत्म हो ही गया और हमारी भी जान में जान आई। अब यहाँ से आगे का रास्ता दोस्तों खराब है, लेकिन संकरा और कीचड़ से भरा नहीं है। अब मौसम भी दोबारा से खुल गया था और सूर्यदेव भी दोबारा से निकल आए थे। इस जगह कुछ देर रुककर राहुल सामने के खूबसूरत पीर पंजाल की पहाड़ियों को फिल्माने में व्यस्त हो गया और मैंने तो इस विराम का खूब फायदा उठाया और इन खूबसूरत नज़ारों को मजा लेते हुए अच्छे से आराम किया। एक और बहुत ही अच्छी चीज़ जो हम दोनों भाइयों ने इस सफ़र के दौरान सीखी दोस्तों, वो ये थी कि जब भी कोई साथी राइडर आपके सामने से गुजरे तो आपको उसे सर हिलाकर या थम्स अप करते हुए गुजरना है, क्योंकि ऐसा हमारे साथ बहुत सारे राइडर्स ने किया और बाद में हमने भी इस चीज़ को अपनाया। ये एक तरह से एक राइडर का दूसरे राइडर को अच्छे सफ़र की शुभकामनाएं देने का तरीका है, जो सच में हमें एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ लगी। एक बार फिर दोबारा से हम लोग नीचे उतरने लगे और अब तक हम दोनों ने करीबन 180 किलोमीटर की राइड कर ली थी और अब सच में थकान हम दोनों पर हावी होने लगी थी। और इसका एक कारण ये भी था कि हम दोनों ने सुबह नाश्ता करने के बाद अभी तक कुछ खाया ही नहीं था और बस चले ही जा रहे थे। हमें बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी और काफ़ी देर बाद इन पथरीले रास्तों पर उतरते उतरते हमें आखिरकार एक दुकान दिखी और हमने यहाँ कुछ खाने का फैसला किया। और यात्राओं की एक बहुत अच्छी बात हमें ये लगती है कि आपको तरह तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। इस दुकान के जो मालिक थे वो करीबन हमारे ही उम्र के थे और तिस्सा के रहने वाले थे और काफ़ी समय शहरों में होटल में एक शेफ़ के रूप में काम कर चुके थे। और एक दिन सब कुछ छोड़कर उन्होंने यहाँ अपनी दुकान खोलने का फैसला किया। सच में इस जगह पर अपनी दुकान चलाना भी किसी चुनौती से कम नहीं। हम दोनों ने एक वेज और एक नॉन वेज मैगी का ऑर्डर किया और वाकई में जो मैगी उन्होंने हमें बनाकर खिलाई, मन कर रहा था इन भाई के हाथ छूम लिए जाए। राहुल के नॉन वेज मैगी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी वेज मैगी में पनीर, गाजर, शिमला मिर्च और पता नहीं क्या क्या उन्होंने डाला हुआ था। वाकई में बहुत ही लजीज मैगी थी और हम इतनी ऊंचाई पर इस तरह की स्वादिष्ट मैगी खाकर इतना खुश हुए कि बिल बना था 140 रुपये का, लेकिन हमने उन्हें 500 रुपये दे दिए, जो वो लेने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। लेकिन हमने उनसे विनती की कि हम ये पैसे आपके सर्विस के कारण देना चाह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस तरह की दुर्गम जगह पर दुकान चलाना और इतनी अच्छी सर्विस देना काफ़ी मुश्किल होता है। इनका नाम हम पूछना भूल गए, लेकिन इनकी सबसे आखिरी दुकान है साच पास से पहले। अगर आपका कभी साच पास आना होता है तो इनके पास रुककर इनके हाथों की मैगी ज़रूर खाइएगा। खाना खाने के बाद हम दोनों फिर से एक बार राइड करने के लिए तैयार हो गए थे। इस बार मैंने हिमालयन संभाल ली और मेरे भाई ने GT, और हम दोनों फटाफट से नीचे की तरफ उतरने लगे। और सच में दोस्तों, हालांकि GT मुझे बेहद पसंद है और सड़कों पर इसका कोई जवाब ही नहीं, लेकिन हाँ, ऑफ रोडिंग इस बाइक पर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना भी नहीं कि कर ही ना जा सके। वहीं दूसरी तरफ हिमालयन, ये सच में बनी ही पहाड़ों के लिए है और इस पर ऑफ रोडिंग करना बड़ा आसान हो जाता है। ये मेरा हिमालयन के साथ पहला अनुभव था और सच में ये बाइक भी बेहतरीन है। और इस सफ़र पर हम दोनों का ये प्लान भी बना कि जब भी रॉयल एनफील्ड हिमालयन का 450 वेरिएंट निकालेगी, हम उसे ज़रूर खरीदेंगे। धीरे धीरे दोस्तों हम दोनों ने ऑफ रोडिंग का काफ़ी हिस्सा पार कर लिया था और जो थकान हमें लग रही थी पूछे ही मत। हम दोनों ये सोच रहे थे कि साच पास की राइड ने हमारी ये हालत कर दी तो किल्लाड़ तक की राइड कितनी थका देने वाली होती होगी।
लेकिन हाँ, अगले साल हम ज़रूर किल्लाड़ तक भी पहुंचेंगे और वहाँ के अनुभवों को भी आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। आखिरकार दोस्तों, कुछ देर बाद पक्की सड़क आ ही गई और मेरा भाई तो सड़क को देखकर खुशी के मारे पागल ही हो गया। सच में दोस्तों, जब भी आप अपनी आरामदायक जिंदगी को छोड़कर इस तरह के सफर पर आते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों की अहमियत को समझते हैं। जैसे कि सड़क को ही ले लीजिए, जिस पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन सच में इन पथरीले रास्तों पर चलने के बाद पक्की सड़क की अहमियत समझ में आ गई। बस दोस्तों, अब तो क्या था, हम दोनों ने अपनी बाइक्स को फटाफट से भगाया और अपने गेस्ट हाउस पहुंचने की कोशिश करने लगे। जितनी खुशी साच पास पहुंचकर हो रही थी, उतनी ही खुशी वहां से वापस अपने गेस्ट हाउस पहुंचकर हमें हो रही थी। हम दोनों ने अपनी बाइक्स को पार्क किया और ऊपर वाले का धन्यवाद किया और अपनी बाइक्स को भी धन्यवाद किया हमें सही सलामत यहाँ तक पहुँचाने के लिए। करीबन शाम के 6 बज चुके थे और आखिरकार सुबह 5 बजे से शुरू हुआ हमारा ये सफ़र खत्म हुआ। हम दोनों इतना थक चुके थे कि बस सीधा अपने कमरे में गए और बिस्तर पर बेहोश हो गए और रात को सीधा 8 बजे खाना खाने के लिए उठे। सच में एक और बेहतरीन और यादगार सफ़र हम दोनों भाइयों ने पूरा कर लिया। तो दोस्तों, आप लोग भी साच पास एक बार ज़रूर घूमने आइए। बहुत खूबसूरत जगह है जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए और अगर हो सके तो बाइक में आइएगा, क्योंकि साच पास तक बाइक में पहुंचने का जो अनुभव है वो कुछ अलग ही है, जो गाड़ियों में आप महसूस नहीं कर सकते हो। और दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि अच्छे मौसम में यहाँ आइए, क्योंकि खराब मौसम में इन जगहों पर जाना थोड़ा ठीक नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी से अब विदा लेने का वक्त हो चला है। जाते जाते बस इतना कहना चाहते हैं कि साच पास के इस हैरत अंगेज सफ़र से हमने ये सीखा कि ज़िंदगी और समय बहुत कीमती है। हम और आप सभी के पास इस ज़िंदगी में बहुत कम समय है और करने और देखने को इतना कुछ है कि पूरी एक ज़िंदगी कम पड़ जाए। इसलिए अपने समय और अपनी ज़िंदगी की कद्र कीजिए, इसे बस यूं ही ज़ाया मत होने दीजिए। इस ज़िंदगी में आए हैं तो कुछ ऐसा करके जाइए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें। तो चलिए दोस्तों, आप सभी से अब मुलाकात होगी ऐसे ही किसी खूबसूरत सफ़र पर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।